हेलो एवरीवन, जय हिंद। हम लोग आज अपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी नई क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी की। मैं पीसी कैथल आप लोगों को बायोलॉजी का एक कंप्लीट प्रिपरेशन देने वाला हूं, जिसमें नीट से लेकर के 11वीं-12वीं तक की सारी चीज़ों को कवर किया जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि जो हमारी बायोलॉजी है वो एक साइंस की एक ब्रांच है, जिसमें हम लोग प्लांट और एनिमल्स का स्टडी करते हैं। जो हम लोग देखेंगे सबसे पहले आज के पहले लेक्चर में कि 12वीं बायोलॉजी में हम लोग सिलेबस का एक ओवरव्यू लेते हैं, जिसमें ये देखा जाएगा कि देखिए 12वीं का जो भी सिलेबस है जो एनसीईआरटी का है वो आपका 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। 5 यूनिट के अंतर्गत आपके 16 चैप्टर होंगे। देखिए 5 यूनिट में आपके 16 चैप्टर होंगे, जिसमें से हमें देखना है कि देखिए पहली जो आपकी फर्स्ट यूनिट होगी, फर्स्ट यूनिट में आपके 4 चैप्टर आएंगे। जो आपका फर्स्ट यूनिट है वो है रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या देखते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है ये एक जनन का प्रोसेस है, जो ऑलरेडी हम देखें कि जब भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब अपने जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है तो वही क्या कहलाता है, आपका रिप्रोडक्शन कहलाता है। रिप्रोडक्शन में आप लोग ये स्टडी करेंगे कि ये प्लांट में किस प्रकार से होता है, ह्यूमन में किस प्रकार से होता है, या एनिमल्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है। इसी चीज़ों को क्या करेंगे हम इस रिप्रोडक्शन के अंतर्गत देखने वाले हैं, जिसमें आपके 4 चैप्टर आएंगे। 4 में आपका फर्स्ट चैप्टर जो होगा वो होगा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, अर्थात जिसे हम लोग हिंदी में जीवों में जनन कहते हैं। ये आपका फर्स्ट चैप्टर होगा। इस फर्स्ट चैप्टर के में हम लोग क्या क्या देखेंगे कि जनन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, जिसमें रिप्रोडक्शन के 2 टाइप सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से टाइप होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, जिसमें प्लांट में कैसे होगा, एनिमल्स में कैसे होगा, इसके मतलब कितने स्टेप्स हैं, कितने स्टेप्स में हम लोग अपने स्टडी के लिए किया गया है कि जो आसानी हो, ये कितने स्टेप पे बांटा गया है। ये सारी चीज़ों की जानकारी हम लोग इस पहले चैप्टर के अंतर्गत लेंगे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसके बाद जो हमारा सेकंड चैप्टर होगा ये हमारा प्लांट का चैप्टर होगा। प्लांट में रिप्रोडक्शन का चैप्टर आएगा, जिसमें हम लोग ये चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये देखने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर है, जिसमें हम क्या देखेंगे, जो भी हमारे जो प्लांट होते हैं, प्लांट आप लोग जैसे जानते हो कि प्लांट के 5 पार्ट है। जैसे आप एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गया, टेडोफाइट्स हो गया, एंजियोस्पर्मिक प्लांट हो गया, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट हो गया, है ना। तो जितने भी ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, पुष्पीय प्लांट होते हैं। इनमें क्या होता है, फ्लावर प्रेजेंट होता है। ये जो फ्लावर होता है, ये फ्लावर को हम लोग केवल बस नॉर्मल सुंदरता के लिए नहीं यूज करते। फ्लावर का जो मेन फंक्शन होता है, इसमें क्या होता है, इनमें जनन का होता है, रिप्रोडक्शन करने का होता है। इसी प्रोसेस के द्वारा नए प्लांट्स का निर्माण होता है, जिसमें इन्हीं फ्लावर में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन हो रहा है, इसमें कौन कौन से मतलब कि आपके ऑर्गन्स हैं जो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन की क्रिया करते हैं। रिप्रोडक्शन के बाद इनसे किस प्रकार से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से कैसे सीड बनता है, सीड से कैसे प्लांट का जर्मिनेशन होता है। इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग अपने इस सेकंड चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने वाले जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है। इसी प्रकार से जैसी चीज़ सेम टू सेम प्रोसेस इसी का होगा, लेकिन थोड़े से हमारे इसमें कैरेक्टर बदलेंगे। जो हमारा थर्ड चैप्टर होने वाला है, जिसको कहते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जन्म।
जिस प्रकार से हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार का प्रोसेस पादपों में होता है, इनके जो ऑर्गन्स है, जिनके प्लांट के मतलब कि ऑर्गन्स कौन से हैं, इनमें किस प्रकार से गैमेट्स का निर्माण होता है, ये गैमेट्स कैसे आपस में फ्यूज करते हैं, फ्यूज करने के बाद इनमें फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद इनसे कैसे जायगोट बनता है, जायगोट के बाद इसमें कैसे भ्रूण बनता है, भ्रूण से सीड्स बनते हैं, ये सारी चीज़ें। उसी तरह से हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी यही सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, बस थोड़ा थोड़ा इनमें अंतर हो जाएगा। और मतलब मानव में किस प्रकार से जनन की क्रिया होती है, यही चीज़ इस पूरी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जब हमने देख लिया कि सभी जितने भी जीव हैं उनमें जनन कैसे होता है, पुष्पी पादपों में जनन कैसे होता है, मानव अगर हमने जनन की बात कर ली, रिप्रोडक्शन की बात कर ली, तो इसके बाद बनता है कि एक चैप्टर हमको पढ़ना ही चाहिए जो बहुत ज़रूरी है, ह्यूमन हेल्थ। ये मानव स्वास्थ्य, हाँ सॉरी, ये चैप्टर जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य। देखिए, जब हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ लेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ने के बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमको पढ़ना चाहिए, क्योंकि देखिएगा ये आपका चौथा चैप्टर बनता है, जिसमें क्या होता है कि मानव जिस प्रकार से जनन करता है उन जनन अंगों में कुछ तकनीकी रूप से मतलब कुछ खराबियां भी होती हैं, तो उनमें ये जो जनन संबंधी स्वास्थ्य होता है ये क्या चीज़ होगा, इसको हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर मानव में जनन हुआ है तो जनन होने के बाद हमारे भारत देश की समस्या भी बनी रही है कि वर्ल्ड में आप देखा जाए तो सेकेंड रैंक पे है पॉपुलेशन के मामले में। तो वो जो पॉपुलेशन बढ़ी है उसके बारे में कि उसका हम लोग उसको कम कैसे करेंगे, परिवार नियोजन इसकी कार्यनीतियाँ कब से स्टार्ट हुई है और आरसीएच कब स्टार्ट हुआ, ये है क्या चीज़ है, उसके बाद परिवार नियोजन के लिए ना हो इसके लिए हम लोग कौन कौन सी युक्तियाँ अपनाने वाले हैं, कौन कौन सी विधियाँ हैं कि जिससे जो हमारा परिवार बढ़ रहा है अधिक मात्रा में वो ना बढ़े, जिससे क्या होगा हम लोग एक सीमित मात्रा में परिवार में रहें। ये सारी चीज़ों की जानकारियाँ होंगी। इसके बाद हम लोग इसी चैप्टर में ये देखेंगे कि किस प्रकार से एमटीपी क्या होती है, उसके बाद जैसे देख लेंगे कि प्रेगनेंसी क्या होती है। और जब ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम क्या देखेंगे कि कुछ ऐसे भी दंपति हैं जो क्या करते हैं संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं, तो इनके लिए क्या करना है, इनके लिए कौन कौन सा प्रोसेस है, वो चीज़ को भी हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत देखेंगे। जैसे आप लोगों ने अक्सर सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसेस, ये सारी प्रोसेस क्या होती है ये देखेंगे। फिर एंड लास्ट में हम लोग देखेंगे कि जनन संबंधी कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों के बारे में चर्चा करते हुए इस चैप्टर में बढ़ेंगे और हम अपने यूनिट 1 को इस प्रकार से क्या करेंगे कंप्लीट करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो इस पूरे के पूरे सिलेबस में यूनिट फर्स्ट में कुछ नहीं, एकदम बढ़िया चैप्टर है, अच्छे तरीके से हम लोग का क्या होने वाला है, कवर होने वाला है। अब इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं यूनिट सेकेंड की तरफ। यूनिट सेकेंड में आप लोग क्या देखोगे कि यूनिट सेकेंड जो हमारा है ये आपका जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन से है, वंशागति और जैव विकास। देखिए ये वंशागति और जैव विकास जो है ये हमारा सेकंड चैप्टर है, सॉरी सेकंड यूनिट है, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे कि वंशागति जैसे आपने पढ़ा ही देखा सुना ही होगा कि एक पीढ़ी से जो दूसरे पीढ़ी में कैरेक्टर जो ट्रांसफ़र होते हैं, जैसे हम लोग अपने माता पिता से मिलते जुलते हैं, उनके आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ लोगों के कान मिल रहे हैं माता पिता से, कुछ की नाक मिल रही है, मतलब कि पूरी तरह से तो हम लोग डिक्टो उनके जैसे नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक क्या होता है हम लोग उनसे मिलते जुलते हैं। तो ये जितने भी कैरेक्टर होते हैं ये कैरेक्टर कैसे हम में आते हैं माता पिता से या हमारे माता पिता से उनके माता पिता द्वारा कैसे ये कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आ रहे हैं और ये कैरेक्टर है क्या चीज़, तो इन सारी बातों का
हम लोग अध्ययन इस यूनिट के अंतर्गत करने वाले हैं और साथ ही साथ हम लोग जैव विकास को पढ़ने वाले हैं, अर्थात जीवों का विकास पृथ्वी पर कैसे हुआ है और पृथ्वी का ही विकास कैसे धीरे धीरे हुआ, उसके द्वारा धीरे धीरे जीवों का विकास पृथ्वी पर कैसे अस्तित्व में आया है। इस चीज़ को हम लोग क्या करने वाले हैं, इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारे 3 चैप्टर आते हैं। 3 चैप्टर में से आप लोग देखेंगे सबसे जो पहला ही चैप्टर आता है, ये आपका चैप्टर बन जाएगा 5th चैप्टर। यहाँ पे जो यूनिट सेकेंड का जो फर्स्ट चैप्टर होगा ये हमारा 5th चैप्टर बनेगा, जिसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स एंड प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, ये क्या है हमारा, वंशागति और विविधता के सिद्धांत। इस चैप्टर का नाम क्या है, वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। यह हम लोग क्या देखने वाले हैं कि किस प्रकार से इस चैप्टर में जो देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन में, कि कैसे हमारे जो जैव वंशागति हुई है इसकी शुरुआत कैसे हुई, किसने की, किन वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा और उन्होंने किस प्रकार से अपना योगदान दिया, कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं, ये सारी चीज़ों का हम लोग क्या करेंगे, विस्तृत वर्णन इस चैप्टर के अंतर्गत करने वाले हैं, जिसमें हमारे मेंडल महोदय जी, मॉर्गन जी, इन सारे जो वैज्ञानिक हैं इनका हम लोग, कार्ल कोरेंस जी, इनका अध्ययन करने वाले हैं। जिसमें मेंडल जी की कुछ जीवनी देखेंगे, उन्होंने अपना प्रयोग किन पर किया, कौन कौन से सिद्धांत दिए, उन सारे सिद्धांतों का वर्णन करते हुए फिर टी.एच. मॉर्गन ने किस प्रकार से जंतुओं पर अपना प्रयोग किया। यहाँ से होते हुए हम बढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो अनुवांशिक जो रोग होते हैं, जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, वो कैसे होते हैं, कौन कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, इन सारी चीज़ों का हम लोग इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, विस्तृत वर्णन करने वाले हैं। जैसा कि हम लोग फिर इसके बाद अगला चैप्टर आता है आपका चैप्टर नंबर 6। इसका चैप्टर सेकंड चैप्टर जो है मॉलिक्यूलर बेसिस, जो इसका सिर्फ चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, अर्थात जिसे हम लोग क्या कहते हैं कि वंशागति का आणविक आधार। क्या कहेंगे, वंशागति का आणविक आधार। चलिए, ये आपका जो सेकंड चैप्टर होने वाला है इस यूनिट का, लेकिन ओवरऑल हमारा 6 चैप्टर है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो भी वंशागति का सिद्धांत दिया गया था, आखिर इस वंशागति का आणविक आधार क्या है, अर्थात मॉलिक्यूलर बेस क्या है, मॉलिक्यूल्स लेवल पर हम इसका अध्ययन करेंगे। ये तो हम इस पहले चैप्टर में इसमें ओवरव्यू बताया गया था कि रियल में वंशागति होती क्या है, कैसे होती है, इसके सिद्धांत कौन से हैं, लेकिन जो ये वंशागति हो रही है इसका मेन रीजन क्या है, वह रीजन हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से डीएनए की खोज, डीएनए कैसे बना हुआ है, डीएनए की संरचना क्या है, और साथ ही साथ देखने वाले हैं कि इस जो डीएनए का है, डीएनए से किस प्रकार से प्रोटीन का निर्माण होता है। ये सारी चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। इसके बाद का आपका जो इस यूनिट का थर्ड चैप्टर ओवरऑल चैप्टर नंबर 7 इवोल्यूशन, जैव विकास। इस यूनिट का लास्ट चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर जीव जो बने हैं, कैसे बने, ये तो हम यहाँ पर देख लेंगे, कैसे वंशागति है तो ये भी देख लेंगे, लेकिन इन जीवों का पृथ्वी पर कैसे विकास हुआ है। क्या ऐसा हो गया है क्या कि हाँ ईश्वर ने एक बार में ऐसा कोई मंत्र मारा होगा, उसके कह दिया होगा ले सभी जीव आ गए, ऐसा तो हुआ नहीं होगा। जाहिर सी बात है कि ऐसा कुछ हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं या कुछ भी हैं ये मानते हैं कि जीवों की उत्पत्ति अचानक ही हो जाती है,
और कुछ लोगों ने इस पर प्रूफ देने की कोशिश भी की है। लेकिन अगर हम देखें, जो हमारे वैज्ञानिक मानते हैं कि जीवों का विकास इस प्रकार से इकट्ठा नहीं हुआ, धीरे धीरे करके क्रमिक परिवर्तनों के फलस्वरूप क्या हुआ है, जीवों का विकास हुआ है। पहले सबसे छोटे जीव आए होंगे, या फिर पहले प्रोटीन बना होगा, कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ कण बने होंगे, इनसे धीरे धीरे किसी सेल्स का निर्माण हुआ होगा। पहले मान लीजिएगा जो मोनेरा आपका किंगडम है, मोनेरा किंगडम के एनिमल्स बने होंगे, या वायरस जैसे जीव बने होंगे। इनसे धीरे 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 करके एक क्रमिक परिवर्तन से होता हुआ क्या होगा, अंत में देखा गया होगा कि एक संपूर्ण जीवों का निर्माण हुआ। ऐसा कुछ ठोस प्रमाण मिले हैं कि मानव विकास मतलब जीव विकास कड़ी में सबसे अंतिम जो विकास हुआ है इस समय मानव का ही विकास है। ये विकास हम लोग इसमें पढ़ेंगे, इसके प्रमाण मतलब हम कैसे मान लें कि ये विकास इसी तरह से हुआ है। इसके क्या है, पूरे प्रमाण इस चैप्टर के अंतर्गत दिखाए गए हैं। ये और मानव का विकास कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें क्या करना, इसके कौन कौन से प्रमाण है, इसी चीज़ों का क्या करेंगे, स्टडी हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत करने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपकी यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड कंप्लीट होती है। आगे हम लोग जो यूनिट थर्ड पढ़ने वाले हैं, यूनिट थर्ड में क्या पढ़ेंगे हम लोग, देखिए यूनिट जो हमारा थर्ड है ये क्या है, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। देखिए ये चैप्टर आगे हमारा ये यूनिट हमारी आने वाली है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, अर्थात जीव विज्ञान, और इस जीव विज्ञान का उपयोग मानव द्वारा कैसे किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता ही है, मानव ही पृथ्वी का ऐसा प्राणी, इसने किसी चीज़ को नहीं छोड़ा है। इसने क्या किया, सभी का यूज किया है। उसी प्रकार से बायोलॉजी का भी इसने बहुत बेहतर तरीके से यूज किया है। शायद आप कह सकते हो कि इसी वजह से आज हमारी जो सृष्टि में इतने पॉल्यूशन हो रहा है, ये इसी का कहीं ना कहीं रीज़न है। लेकिन फिर भी हमको तो पढ़ना पड़ेगा कि मानव ने बायोलॉजी का किस प्रकार से क्या किया है, यूज किया है। इसमें देखते हैं जीव विज्ञान और मानव कल्याण, ये आपकी तीसरी यूनिट है, जिसका फर्स्ट चैप्टर ओवरव्यू देखा जाए तो 8th चैप्टर आपका हो जाएगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, मानव स्वास्थ्य और रोग। देखिए ये जो आपका चैप्टर नंबर 8 होगा, यहाँ पे हम लोग देखिए इस डिसीज से हेल्थ और डिसीज से संबंधित हम लोगों ने एक चैप्टर नंबर 4 भी पढ़ा था यूनिट फर्स्ट में। लेकिन वो क्या था, वो रिप्रोडक्शन से संबंधित जितने भी डिसीज थी उनका हम लोगों ने वहाँ पे देखा था। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ओवरऑल जो हमारे हेल्थ रियल में हमारा हेल्थ क्या होता है और उनमें डिसीज़ क्या होती है, इसका वर्णन हम लोग करने वाले हैं। जैसे मान लीजिएगा इसमें कौन कौन से मनुष्यों को रोग होता है, बैक्टीरिया के द्वारा कौन से रोग होते हैं, वायरस के द्वारा कौन से रोग होते हैं, प्रोटोजोवन द्वारा कौन से रोग होते हैं, इन सारी चीज़ों को क्या करना है, इन रोगों के बारे में पढ़ना। इसी में हमारा एड्स आ जाएगा, कैंसर भी हम लोगों को पढ़ना है, और हमारी इम्यूनिटी क्या होती है ये भी हमें पढ़ना है। और जो भी हमें जो धूम्रपान होते हैं, अल्कोहल्स होते हैं या कोई अन्य केमिकल्स होते हैं, इनके यूज करने से हमें क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीज़ों का वर्णन हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं। और इसके बाद आपका देखिएगा चैप्टर नंबर 9, और यहाँ का आपका ये होगा आपका दूसरा चैप्टर इस यूनिट का, जो है स्ट्रैटेजीज ऑफ एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, जो है हिंदी में से कहेंगे खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्य नीति। चलिए देखिए इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या है स्ट्रेटजीज ऑफ इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति।
यहाँ देखिए चैप्टर देखने से हमें मालूम पड़ता है खाद्य उत्पादन, अर्थात जो हमारे दैनिक जीवन में यूज होने वाले जो भोजन है इनमें किस प्रकार से हम लोगों ने वृद्धि की है, इसमें कौन कौन सा फंक्शन वर्क किया है, इन सारी बातों का यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे विस्तृत रूप से वर्णन करने वाले हैं। अब जैसे इसमें डेयरी उद्योग क्या है और मधुमक्खी पालन हो गया, ये इसके बाद जो आपका पोल्ट्री फार्म हो गया, ये सारी चीज़ों का क्या करने वाले हैं वर्णन करेंगे कि हम लोगों ने कैसे जीवों का यूज किया है अपने जो फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। इन सारी बातों का हम लोग क्या करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 में क्या करने वाले हैं पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद जो हमारा चैप्टर 10 आ जाएगा और इस यूनिट का 3rd चैप्टर जो होगा जो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। देखिएगा हम लोगों ने क्या किया है, जो एनिमल्स या प्लांट्स इनका तो यूज किया ही है हमारे खाद्य उत्पादन में, हम लोगों ने क्या किया है सूक्ष्म जीवों को भी नहीं छोड़ा है। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने सूक्ष्म जीवों का कैसे अपने लाइफ में उपयोग किया है, उस चीज़ का वर्णन हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे हम लोगों ने सूक्ष्म जीवों का यूज किया। आप कहेंगे सर जी ये सूक्ष्म जीव हम लोग कहाँ से खा रहे हैं, इनका कहाँ से हम लोग फूड प्रोडक्शन में उपयोग कर रहे हैं। देखिएगा आप लोग दही खाते हैं, पनीर खाते हैं, है ना, जैसे डबल रोटी हो गई, ये जितनी भी चीज़ें आप लोग जो फर्मेंटेशन से बन रही है, इनमें अगर ये जो सूक्ष्म जीव हैं जो माइक्रोब्स हैं अगर ये ना होंगे तो आप ये मान लीजिएगा आप इनको कभी नहीं बना सकते हैं। हम लोग इनका यूज करते हैं। अभी जैसे हमारा सबसे बड़ा उत्पादन क्षेत्र बना हुआ है एल्कोहल, शराब उद्योग, अचार उद्योग, विभिन्न प्रकार के मेडिसिन फॉर्मेशन में, ये सारी जितनी भी, अर्थात इसमें हम यही करेंगे इस चैप्टर में इसी चीज़ को हम लोग वर्णन करेंगे कि आखिर हम लोगों ने इन जीवों का कैसे सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया है फूड के प्रोडक्शन को बढ़ाने में। बस यही हम लोगों को क्या करेंगे ये 10th चैप्टर में करने वाले हैं। तो इस प्रकार से देखिए कितनी आसानी से हमारा यूनिट 3 भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब आगे हमको यूनिट 4 की ओर बढ़ना चाहिए। यूनिट 4 क्या है, हम लोग यूनिट 4 देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है देखा जाए तो। आजकल यूनिट 4 जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी का ज़्यादातर उपयोग भी हो रहा आजकल बायोलॉजी के क्षेत्र में, यहाँ ज़्यादा स्कोप भी बढ़ रहे हैं। जो हमारा यूनिट 4 है ये है आपका बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी। देखिए यूनिट 4 जो हम लोग पढ़ेंगे ये बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी अर्थात बायोलॉजी की टेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में क्या देखते हैं कि हम लोग जो बायोलॉजी है उसका टेक्नोलॉजी में कैसे यूज किए हैं, कैसे इसके क्षेत्र में विकास हुआ है, ये बायोटेक्नोलॉजी है क्या। हाँ, इस चीज़ को क्या करने वाले हैं इस चैप्टर में हम लोग इस यूनिट में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें 2 चैप्टर आएंगे। जो आपका चैप्टर 11 बन जाएगा, जिसमें हम लोग जो 11th चैप्टर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बायोटेक्नोलॉजी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। देखिएगा बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी, इसके सिद्धांत और इसकी प्रक्रिया क्या है, इनका हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है, इसके सिद्धांत क्या है और ये प्रक्रिया कैसे है। जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो अभी मार्केट में क्या होगा विभिन्न प्रकार के जो जैसे टमाटर आ गए हैं, विभिन्न प्रकार के जैसे आलू आ गए हैं, हाँ, या फिर अन्य खोजें जैसे देख लीजिए जो हम लोग एक जीव के दूसरे जीव से तुम क्लोन तैयार कर ले रहे हैं। अभी जैसे भेड़ आपकी छोटी सी होती है, हम देखते देखते उसको बड़ी भेड़ बना देते हैं,
है ना। ये सब क्या क्लोनिंग के जो प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं ये सब बायोटेक्नोलॉजी ही द्वारा कर रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा हाइब्रिड बीज आपके जितने भी आ रहे हैं, ये हाइब्रिड बीज जो होते हैं जो हर क्लाइमेट में सर्वाइव कर जा रहे हैं, ये क्या है आपके बायोटेक्नोलॉजी की ही देन है। ये आपकी क्या है बायोटेक्नोलॉजी की ही देन है। और इसी चीज को पढ़ेंगे कि हम लोग आखिर ये जो हम लोग बनाते हैं, जो नई नई वैरायटीज बना रहे हैं जीवों की, ये कैसे बन रही है। इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि ये कैसे बनते हैं। और जो चैप्टर नंबर आपका 12th हो गया, बायो टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, क्या है, जैव प्रौद्योगिकी और इसके उपयोग, ये हम देखेंगे इस चैप्टर में कि हमने किस प्रकार से जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया है, कहाँ कहाँ हमने यूज किया है। अब विभिन्न मतलब कि जीवों की वैरायटीज बनाने में किया है हम लोगों ने, क्या है अपने फूड प्रोडक्शन में भी इसका उपयोग किया है कि किस प्रकार से। और ये फर्मेंटेशन के क्षेत्र में भी हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया है। विभिन्न प्रकार के जो हमारे एंटीबायोटिक बनते हैं उनके क्षेत्र में भी हमने इसका उपयोग किया है। ये सारे उपयोग जहाँ जहाँ हमने बायोटेक्नोलॉजी का किया है, ओवरव्यू हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से देखिएगा यूनिट 4 में आपके 2 ही चैप्टर आते हैं, जो दोनों ही बढ़िया चैप्टर हैं, जो इसलिए है क्योंकि आज के समय में इन्हीं का अधिकतर क्या हो रहा है, उपयोग हो रहा है। तो ये देखने वाले। और फाइनली लास्ट हमारा एक यूनिट बचती है, जिस यूनिट 5th है, इसको देखेंगे, जो है इकोलॉजी। अब यूनिट 5 हम लोग देखने वाले हैं, इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। देखिएगा यूनिट 5th में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोगों को 4 चैप्टर पढ़ने हैं। जैसे आप लोगों को देख रहे हैं इकोलॉजी, पारिस्थितिकी, अर्थात जो हमारे सारे जीव जहाँ जिस क्षेत्र में, जिस एनवायरनमेंट में, जिस क्लाइमेट में जैसे एक साथ रहते हैं, उन्हीं सारी बातों का कैसे क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। जिसमें हम लोग देखेंगे कि जीव क्या होते हैं, इनके द्वारा जो समष्टियाँ बनती है, पॉपुलेशन बनता है, वो क्या होता है, परितंत्र क्या होता है, और उसके बाद जो हमारे पूरी सृष्टि पृथ्वी पर किस प्रकार से जीवों की विविधता पाई जा रही है या बायोडाइवर्सिटी पाई जा रही है, इस बायोडाइवर्सिटी का हमें कंजर्वेशन क्यों करना चाहिए, और आखिर इससे हमारे क्या लाभ है, जिससे हम कंजर्वेशन करें, नहीं करेंगे तो क्या होने वाले हैं। और अगर हमने बायोडाइवर्सिटी का यूज किया है, उसे नष्ट किया है, विनाश किया है, तो उसकी वजह से हमारे यहाँ पे जो पर्यावरणीय मुद्दे उत्पन्न हुए हैं, जो प्रदूषण, पॉपुलेशन उत्पन्न हुए हैं, जो हमारी पृथ्वी में इतनी क्षति विनाश हुआ है, वो क्या चीज़ें हैं, इसी चीज़ का संपूर्ण डिस्क्रिप्शन हम लोग क्या करने वाले हैं, इस यूनिट में करने वाले हैं, जिसमें आपको 4 चैप्टरों का वर्णन किया जाएगा। जिसमें आपका चैप्टर नंबर 13 होगा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जो है जीव और समष्टियाँ। देखिएगा इस चैप्टर में हम देखेंगे जीव क्या है, और इन जीवों द्वारा जो समष्टियाँ बनी हैं, पॉपुलेशन बना है, वो है क्या, ठीक है। और इनके बीच में आपसी जो तालमेल होता है, अर्थात जो भी इनका संबंध होता है, ये है क्या चीज़, इसी चीज़ को हम लोग क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर में देखने वाले हैं। एंड जो इसके आगे जो चैप्टर नंबर 14 होगा, ये हम लोग देखेंगे इकोसिस्टम, परितंत्र। ये देखेंगे इकोसिस्टम, आप जानते हो आखिर इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से एक जो ऑर्गेनिज्म होता है दूसरे स्पीशीज से कैसे रिलेट होता है, कैसे जुड़ा होता है। तो जाहिर सी बात है, हम लोग अगर एक से दूसरे से जुड़े हैं तो एक भोजन के माध्यम से जुड़े हुए हैं। ये एक श्रृंखला क्या बनती है, कैसे बनती है, इसमें कैसे जो आपकी एनर्जी होती है उसका फ्लो कैसे होता है एक से दूसरे में, इसी चीज़ को हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। क्योंकि आपको ही पता है, कोई भी आपके जो भी अर्थ का जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ये हमेशा किसी भी जो भी जीवित ऑर्गेनिज्म है इसी को खाएगा, इसी को खा करके जीवित रहने वाला है। ये
निर्जीवों को खा करके जीवित नहीं रहेगा। उसी चीज को हम लोग देखेंगे कैसे एक से दूसरे जीव एक दूसरे पे डिपेंड है। एंड इसके बाद जो चैप्टर 15 है, इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी क्या है, जैव विविधता क्या है। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। जैव विविधता और संरक्षण। चलिए, जीव देखिए, समष्टि है, पॉपुलेशन देख लिए, इनके बीच का आपसी संबंध देख लिए। इसके बाद हम देखेंगे कि रियल में जैव विविधता क्या है, जीवों की अंतर बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए किस प्रकार यूजफुल है या फिर पृथ्वी के लिए कैसे यूजफुल है, इस चीज़ को, इसके संबंध को हम लोग देखने वाले हैं। फिर हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि जो बायोडाइवर्सिटी है जो हमारे लिए इतनी यूजफुल है वो कैसे हम लोगों के द्वारा नष्ट हुई है। जब नष्ट हो गई है तो जाहिर सी बात है इसका कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, हमें कंजर्वेशन करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। वो किन स्तरों पर हम इनका कंजर्वेशन करेंगे, इसी चीज़ को क्या करने वाले हैं हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एंड लास्ट, फाइनली लास्ट आपका जो चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 16, वो क्या है, इन्वायरमेंटल इश्यूज, पर्यावरणीय मुद्दे। देखिएगा, पर्यावरणीय मुद्दे में हमें क्या देखना है कि जो जैव विविधता है अर्थात बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी का हम लोगों ने इतना यूज किया है, उस यूज करने से कौन कौन सी इन्वायरमेंट में समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, उन सारी समस्याओं को हम लोग क्या करेंगे, इन्वायरमेंटल इश्यूज में देखेंगे। जैसे मान लीजिएगा इसका जो वाटर में इसका क्या इफेक्ट आया है, हमारी जो अर्थ है इस पर इसका क्या इशू आया है, हमारे इन्वायरमेंटल कंडीशन पे इसका क्या इशूस आया है, इन सारी बातों का क्या करेंगे इस चैप्टर नंबर 16 में क्या करेंगे हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ये हम लोगों ने देखा कि चैप्टर जो क्लास 12th है, 12th में चैप्टर का ओवरव्यूज क्या है कि अर्थात किस प्रकार से हमको कितनी यूनिटें पढ़नी है, इसमें कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, इस चीज़ को हम लोगों ने देखा है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों से शेयर कीजिएगा, जिससे उन्हें भी क्या हो कि इसका लाभ उन्हें भी क्या हो मिल सके। धन्यवाद।